मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन, मेरे साजन, साजन साजन, मेरे साजन। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब तक एनसीईआरटी की सीरीज हमने अपने आप को पीछे छुपा के बनाया। एक अंदर से इच्छाएं थी उन लोगों के लिए जिनके पास में मोटे रकम की नहीं है, जो पटना, प्रयागराज, मुखर्जी नगर जाने में असमर्थ हैं, नहीं पहुंच पा सकते हैं। पैसे की भी वजह, सामाजिक प्रेशर भी, पारिवारिक प्रेशर भी, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी इस पूरी जिंदगी में एक सपना छुपा हुआ है जो सिर्फ और सिर्फ उनको दिखता है। उनको जन्म जो दे रही है उनको भी नहीं दिख रहा। उस सपने को पूरा करने के लिए वो जी जान लगा रहा है। तो ऐसे में हम हमेशा आपके साथ में खड़े रहेंगे, क्योंकि बिना एनसीईआरटी का आपका कुछ भी नहीं हो सकता है। लिखवा के रख लो, आप ना तो प्रीलिम्स पास कर सकते हो, ना तो मेंस पास कर सकते हो, और ना ही इंटरव्यू क्रॉस कर सकते हो। जहां चाहो वहां मैं लिख के दे देता हूं आपको। और इस एनसीईआरटी की क्लास करने में पटना, प्रयागराज, मुखर्जी नगर में लोग लाखों बहा देते हैं, फिर भी उनको वो चीज नहीं मिलता है जिसकी तलाश उन्हें होती है। मैं कोशिश कर रहा हूं एक आपकी दुआओं से, ताकि मैं बेस्ट दे सकूं आपको, और अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आप भी बेस्ट ले सकें। तो आइए इस सेशन को शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आप किसी संस्था में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी संस्था से जुड़ सकते हैं, श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेज, जहां पे सब कुछ स्टार्ट है। 67th की बैच स्टार्ट है जो रिवीजन वाली चल रही है। 68 का मेंस, प्रीलिम्स, ऑप्शनल सब स्टार्ट है। साथ साथ में फाउंडेशन स्टार्ट है। आप जो करना चाहें आप हमारी संस्था में कर सकते हैं। आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और आपको बहुत एक अच्छा सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। आइए समझते हैं। आज जो है क्लास 7th की, यही से शुरू करते हैं। 6 ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रखा हुआ है, क्लिक करके आप देख लीजिए। 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। 7th का पहला चैप्टर जो इंट्रोडक्शन का है उसको छोड़ दिए। सेकंड से स्टार्ट कर रहे हैं, नए राजा और उनके राज्य। इसके हर एक शब्द को आपको जी भर के जी लेना है, बस इतना आप कर लीजिए, आपको सब कुछ यहीं से सिखा देंगे। आइए समझते हैं। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र जो एक है इसको देखना है। उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्से में 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले कुछ प्रमुख राजवंश हैं जो इस मैप में आपको दिखाया गया है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अब यहां पे जो समझने की बात है कि ये जो बताया जा रहा है 7वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, ये सब चीज क्या है, ये आपको जानना बेहद जरूरी है। एनसीईआरटी में ही छोटी चीजें आपको नहीं समझ में आती है। अगर यहां पे कहा जा रहा है 7वीं शताब्दी है, तो इसका मतलब है कि 600 से लेके 699, इसके बीच का टाइमिंग जो है ये 7वीं शताब्दी है। अगर कोई कह रहा है आपसे कि 12वीं शताब्दी तक, इसका सीधा सा मतलब है 1100 से लेके 1199 तक का जो टाइमिंग है ये 12वीं शताब्दी है। इसी की बात कर रहे हैं। कहानी इस तरीके से दौड़ती कि 647 हर्षवर्धन की जैसी मृत्यु होती है। उसके बाद धीरे धीरे भारत की सत्ता जो है कमजोर पड़ना शुरू करती है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाती है। उसी की कहानी आज आपके साथ में शेयर करने वाला हूं और मैप के थ्रू आपको समझाने वाला हूं। आपको बस ध्यान से समझना है। आइए थोड़ा सा देखते हैं इस मैप को। हाँ, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे कि आपको आसानी हो जाए समझने में। आइए, हाँ, अब देखिए मैप को। अगर इस मैप को आप देखिएगा तो सबसे पहले आता है ऊपर में देखिए गुज्जर प्रतिहार। ये पूरा
पूरा का पूरा जो मैपिंग है यहां से यहां तक, यहां देखिए पूरा का पूरा मध्य प्रदेश, इधर अगर थोड़ा सा देखिए तो महाराष्ट्र, इन सब को कैच करता है। यहां पे जो पूरा बसे हुए थे वो क्या थे, गुज्जर प्रतिहार। बस थोड़ा सा दिमाग अभी रखिए, इसको हर एक अलग अलग चैप्टर में पूरा डिफाइन करेंगे। बस मैप में रखिए कि हाँ ये वाला पूरा का पूरा मध्य प्रदेश वाला, और इधर थोड़ा सा अगर देखें तो महाराष्ट्र, थोड़ा सा देखें तो आप राजस्थान, और इधर अगर देखें तो थोड़ा सा उत्तर प्रदेश। ये पूरा बनारस वाला जो प्रयागराज वाला जो कन्नौज जो था, ये पूरा का पूरा जो पार्ट होगा वो गुज्जर प्रतिहार होगा। थोड़ा सा राष्ट्रकूट वाला क्षेत्र देखते हैं तो राष्ट्रकूट वाला क्षेत्र यहां देखिए, ये पूरा का पूरा महाराष्ट्र से लेके पूरा गुजरात वाला पार्ट जो है ये राष्ट्रकूट है, आपको दिख रहा होगा। अब आप अच्छे से समझ जाएंगे कि जब राष्ट्रकूट बोलेंगे तो आपके दिमाग में चला जाएगा कि कौन से क्षेत्र में राष्ट्रकूट बसे हुए थे। नेक्स्ट जो है हमारा वो है पाल। पाल वाला क्षेत्र को थोड़ा सा देख लेते हैं, और पाल वाला क्षेत्र जो होगा वो आपका ये वाला इलाका है पूरा का पूरा। अगर देखिए तो पाल आपका पश्चिम बंगाल वाला इलाका में चला जाएगा। यहां देखिए पाल, क्लियर, बस थोड़ा सा आपको दिखाना मैप के थ्रू। नेक्स्ट जो है पाल के बाद है चोल। अगर चोल का देखना चाहें तो यहां पूरा का पूरा तमिलनाडु, क्लियर। चोल के बाद आता है चौहान। थोड़ा सा चौहान को देख लेते हैं, एक सेकेंड, हाँ आइए। हाँ अब रहा कि चौहान वाला इलाका, इसी के अंदर है ये चीज जो है। आप मुझे चौहान का बताइए, आपको मैं चेर का बता देता हूं केरला के साइड में, कर्नाटका के साइड में, और केरला के साइड में आपको पांड वाला इलाका बता दिया हूं। ये पूरा का पूरा हमको अलग अलग तरीके से पढ़ना है और बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। अब आपका पूरा क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि कहां पे गुज्जर प्रतिहार है, कहां पे राष्ट्रकूट है, कहां पे चोल है, कहां पे चेर है, कहां पे पांड है, कहां पे पाल है। अब आपको सिर्फ बताना है कि चौहान कहां थे। थोड़ा ये कमेंट करके आप बताइएगा। आइए चलिए, नए राजवंशों का उदय, आइए थोड़ा समझते हैं। इसमें कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपको समझना बेहद जरूरी होगा। चलिए नए राजवंशों का उदय देखते हैं। अब शायद आपको दिख रहा होगा, आइए। 7वीं शताब्दी के आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने महातत या फिर सामंत के रूप में मान्यता देने लगे। ऐसी उम्मीद की जाती थी कि वे राजा और स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अगर मैं इसे पढ़ लिया तो आपको लगेगा क्या सुजी सर, ये तो जो है एज इट इज वही पढ़ दिया। लेकिन नहीं, इसके अंदर जो बात है 7वीं शताब्दी की बात चल रहा है। 7वीं शताब्दी की अगर बात चल रही है और बात की चर्चा आ गई सामंत की, तो सामंत का सीधा सा मतलब क्या होता था कि उस जमाने में, अगर उस जमाने क्या मध्यकालीन भारत में अगर कोई राजा युद्ध करने के लिए जाता था तो उन्हें जो सैनिक दिया जाता था, जिनके द्वारा सैनिक को दिया जाता था, और उसके बदले में सैनिक का पेंशन ना देके, वेतन ना देके उनको भूमि का टुकड़ा दे दिया जाता था, उसे कहा जाता था सामंत। अब तो आपका क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया। अब राजा ऐसा उम्मीद लगाता था कि उनसे जो लोग मिलने आए वो सब के सब क्या है, गिफ्ट के रूप में कुछ न कुछ लेते आए, हाजिरी लगाए, माने यही उम्मीद लगाए हुए बैठा हुआ था। जो भी आए उपहार लेके आए और उन्हीं में सैन्य सहायता उनको क्या करे, प्रदान करे। जो भी आए राजा को सैन्य सहायता प्रदान करे और राजा सैन्य के बदले जो है उसे भूमि का टुकड़ा दे। और इसे ही कहते हैं, और जिनको दिया जाता था उनको सामंत कहा जाता था, और इस प्रथा को जो कहा जाता था सामंतवाद। आप इसको कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का जो है महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। और वजह क्या होता था, आपको एक चीज और बता दें कि जैसे जैसे सामंत को भूमि का टुकड़ा मिलना शुरू हो गया, वो अपने आप को क्या कर लेते थे, महासामंत कहलाने शुरू कर देते थे। सामंत जिनको स्टार्टिंग टाइम में मिलता था भूमि का टुकड़ा, और जैसे जैसे भूमि का टुकड़ा बड़ा मिलता गया वो अपने आप को क्या कहला गए, महासामंत। धीरे धीरे यही अपने आप को महामंडलेश्वर कहा गया। यानी कि अगर महामंडलेश्वर कहा जाता था, यानी पूरे मंडल का जो होता था सबसे महान होता था। जैसे कहते हैं श्री श्री फल्ला,
या श्री श्री चिल्ला, और फिर होता था श्री श्री 108 महाराज जी, फिर श्री श्री 1008, फिर 1,08,000। तो ये जो होता था ये पद के रूप में काम करता था। तो यहां ध्यान रखना है, यही सामंत एक समय में धीरे धीरे महासामंत हो गए, और महासामंत से ये कहलाने लग गए मंडलेश्वर, यानी कि जितने भी मंडल होते थे उनमें सबसे बड़े जो होते थे महान स्वामी, यही कहलाते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी को अधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। कभी कभी ये कहते थे, जिन स्वामी को हम मानते हैं, जिन्होंने मुझे सैनिक के बदले जमीन का टुकड़ा दिया, हम उससे आजाद हैं, आजाद हो सकते हैं। ये सब इनके दिमाग में आना शुरू करते थे, दावा करते थे कि हम उनसे बड़े हैं, यानी राजा से बड़े हैं। ये तो वही बात हुआ ना कि पानी में रह के मगर से बैर करने वाली बात हुई। लेकिन पानी से मगर में तब बैर कर सकते हैं जब मगर से हम स्ट्रांग होंगे, और यहां पे सामंत जो है राजा से स्ट्रांग हो चुका है, धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूट का था, दक्षिण में राष्ट्रकूट। आपको याद कीजिए, मैंने राष्ट्रकूट का बता दिया हूं इलाका, अब आपके दिमाग में ध्यान होगा। यहां पे वीडियो पॉज कीजिए और राष्ट्रकूट देखिए कहां से कहां फैला हुआ है। तो यहां पे एक राष्ट्रकूट थे, शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजा के अधीनस्थ थे। अगर स्टार्टिंग राष्ट्रकूट का देखें तो कर्नाटक राज्य के जो चालुक्य थे उसके अधीन ये थे। राष्ट्रकूट चालुक्य के अधीन राष्ट्रकूट थे, और फिर धीरे धीरे ये दक्कन में जाके अपना क्षेत्र फैलाना शुरू किया। एकदम ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सेशन उन लोगों के लिए जिनको 67 क्रैक कर देना है, एनी हाउ। ये उनके लिए जिनको 68 में प्रॉपर एसडीएम बनना है, बाकी के लिए तो टाइम पास है। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट का प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया, और हिरन गर्भ यानी शाब्दिक अर्थ होता है सोने का गर्भ, दंती दुर्ग। याद कीजिए, आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। ये राष्ट्रकूट जो थे किसी समय में अगर देखा जाए तो ये कहां के थे, आपको मैंने पहले भी बता चुका हूं कि ये जो थे धीरे धीरे ये क्या है, चालुक्य राजा के अधीनस्थ थे, और धीरे धीरे दक्षिण में जाके अपना क्षेत्र फैलाना शुरू कर दिए। और राष्ट्रकूट की स्थापना दंती दुर्ग के द्वारा ही हुआ था। कई बार क्वेश्चन पूछा, हजारों बार क्वेश्चन पूछा, देखो क्लास 7 में लिखा हुआ। अगर इस तरीके से पढ़ा जाए तो आसानी से समझ में आ जाता है। और फिर धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, चालुक्य स्वामी को पूरी तरीके से अधीनता से इनकार कर दिया। बोला, मैं किसी के अधीन नहीं हूं, मैं खुद एक राजा हूं राष्ट्रकूट। ये दंती दुर्ग का कथन था, मैं अब खुद अपने आप में राजा घोषित करता हूं। और उसने सामने वाले राजा जो थे चालुक्य, उनको भी हराया। साथ साथ में हिरन गर्भ यानी कि सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान भी किया, एक पूजा पाठ होता था, वो एक अनुष्ठान भी कर दिया। इसके साथ जब वो अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया, एक सेकेंड, हां अब आपको समझ में आएगा, एक सेकेंड, हां आइए। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया गया तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मजात क्षत्रिय न होते हुए क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षेत्रित्व प्राप्त कर लेगा। और फिर इन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि यह अगर अनुष्ठान होना शुरू हो गया हिरन गर्भ, तो इससे क्या होगा कि हर लोग जो है धीरे धीरे क्या कर लेंगे, क्षत्रिय का रूप धारण करना शुरू कर देंगे। कुछ अन्य उदाहरण जो है, उद्यमी परिवार के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम के मयूर शर्मन और गुज्जर प्रतिहार के हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। इन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य को सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। कहने का सीधा मतलब है, जब हम आपको राजपूत बताएंगे घबराइए नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो राजपूत का साक्ष्य कहीं पता ही नहीं चलता है कि वाकई में राजपूत थे भी या नहीं थे। ये खुद बता रहा इतिहास, कहीं ना कहीं हुर्न को, शक को, कहीं ना कहीं ईरान के किसी क्षेत्र से आए हुए थे। और जबकि मैंने क्लास में आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं। अब धीरे धीरे यही ब्राह्मण शस्त्र उठा के लड़ना शुरू कर दिए, तो क्या कहीं ना कहीं ये भी क्षेत्रीय भी हो सकते हैं। उन्हीं चीज की बातें यहां पे की जा रही है। राज्यों में प्रशासन, इन नए राज्यों से कईयों ने महाधिराज यानी कि राजाओं का राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भुवनों का स्वामी और इसी तरीके से अन्य भारी भरकम उपाधि धारण की। उपाधि धारण हमेशा जो है सबसे इंपॉर्टेंट रहा हर युग में, चाहे वो प्राचीन की बात कर ले, चाहे मध्यकालीन की बात कर ले, चाहे आधुनिक की बात कर ले, उपाधि हमेशा इंपॉर्टेंट रही है। यहां 2 उपाधि की चर्चा मैं आपसे कर लेता हूं, आप
स्टार मार्क देके इंपॉर्टेंट चीज को लिखते जाइएगा। एक होता महाराजा। महाराजा का मतलब है कि आप महाराजा तो बन गए लेकिन कहीं ना कहीं किसी राजा के अधीन है, अधीन है। अब आगे चल के जो उपाधि उसी वंश में महाराजा धीराज की उपाधि ले लेगा, इसका मतलब है कि वो वहां का राजा हो गया है, स्वामी हो गया है, अब वो किसी के अधीन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जब आपको गुप्त पढ़ाएंगे तो गुप्त में बोलेंगे श्री गुप्त जो थे, अगर देखा जाए तो गुप्त वंश की स्थापना किए, वो सही बात है, लेकिन इनके नाम के आगे महाराजा ही लगा हुआ था। घटोत्कच महाराजा ही लगा हुआ था, लेकिन जैसे चंद्रगुप्त प्रथम का नाम आता है तो यहां के बाद महाराजा धीराज लगा लेता है और कहा जाता है कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक जो है चंद्रगुप्त प्रथम है। ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम मौर्य वंश वाला नहीं, गुप्त वंश वाला। क्लियर? अब आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए आगे चलते हैं। यानी कि इस टाइम में धीरे धीरे ये लोग भारी भरकम जो है अपना उपाधि धारण कर रहा था, लेकिन इसी तरीके से दावे के बावजूद वे अपने सामंत के साथ साथ किसान, व्यापारी, ब्राह्मणों के संगठन के साथ अपनी सत्ता को क्या करते थे? साझेदारी करते थे। ये लोग अपनी सत्ता को धीरे धीरे क्या करते थे? संगठन में बट बांधते थे, जिससे कि और मजबूत होता चला जाए। आइए चलिए, हाँ आइए, इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। चाहे वो उत्पादक मतलब क्या किसान हो, चाहे वो पशुपालक हो, पशु को पालता हो, चाहे कारीगर हो जो किसी न किसी कला को करता हो, या फिर इन सब के संसाधन को इकट्ठे किए जाते थे और इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया जाता था या बाध्य किया जाता था कि आप एक हिस्सा जो है उसको आप त्याग दीजिए। चाहे वो किसान हो, पशुपालक हो या कारीगर हो, एक हिस्सा अपने आप को त्याग दिया जाता। कभी कभी इस हिस्से का लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारी भी इसे लिया जाता था, और जो प्राप्त करता था अपने आप को भूमि का स्वामी मानता था, अपने आप को भूमि का स्वामी मानता था। तो इनके कुछ हिस्से जो होते थे, एक हिस्से जो उत्पादन करते थे, उनका एक हिस्सा अलग करके रखा जाता था, इसको लगान के रूप में ले लिया जाता था। क्लियर है? कभी कभी इनको जो है क्या समझ जाता था? राजस्व व्यापारी भी मान लिया जाता था। 400 कर। आइए थोड़ा सा समझते हैं। तमिलनाडु में शासन करने वाला चोल वंश, अभी बताए ना, आपके दिमाग में जा रहा होगा। चोल वंश के अभिलेखों के विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से अधिक सूचक शब्द मिले हैं चोल में, जो कि तमिलनाडु में थे। कई 400 से अधिक सूचक शब्द मिले हैं। इससे अधिक उल्लेखित कर में बेट्टी, जो नगद के बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। नगद नहीं बल्कि जबरन श्रम के रूप में, श्रम मतलब समझिए काम के रूप में लिया जाता था। जैसे मैं जबरन कर दूं, एक काम करो, आज का वो काम छोड़ दो, आज सुजीत सर का काम करो, तो जबरन उनसे काम लिया जाता था। क्लियर है? इस चीज को समझना है। यानी कि जबरन श्रम या कदमाई यानी कि भू राजस्व होता था। मकान को छाजने, डालने, लगान वसूल करके खजूर तार के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल लगाने वाला कर, मतलब क्या हर तरीके से मकान। आजकल भी आप लोग भी जानते होंगे, आप लोग भी एक मिडिल क्लास फैमिली के ही स्टूडेंट है जो देख रहे हैं अभी। आप लोग का भी घर जो है वही छप्पर का, फूस का, है ना, खपड़े का रहता था। उसको छारने के लिए आता था तो उसका अलग टैक्स लगता था। अगर कोई मान लीजिए कि ताड़ी निकाल रहा तो उसके लिए सीढ़ी पे चढ़ता था, तो सीढ़ी पे चढ़ के ताड़ी निकालता था, सीढ़ी का अलग कर दिया जाता था। ऐसे ही हजारों, सैकड़ों कर थे, सैकड़ों। धीरे धीरे स्थिति क्या हुई? बदलना शुरू हुई, और उसके बाद ये संसाधन जो है आज क्या हो गया? राजा की व्यवस्था जो है वित्तीय जो थी वो धीरे धीरे सुधार शुरू हो गई। वित्तीय आधार बनते गए, साथ ही मंदिरों, दुर्गों का निर्माण भी इस्तेमाल होते गए। संसाधन उन युद्धों के लड़ने में इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट का शक्ल में धन मिलता था, और जमीन और व्यापारिक मार्गों का प्रयोग, संभावनाएं जो है धीरे धीरे बनना शुरू हो गई। कहने का सीधा सा मतलब है कि धीरे धीरे संसाधन राजा ढूंढना शुरू कर दिया। इन संसाधन से धीरे धीरे मंदिर बनना शुरू हुआ,
लोग पूजा पाठ करना शुरू किए, दुर्ग बनना शुरू हुआ, जो चारों तरफ से क्या किया गया, घेरा डाला गया, जिससे जो धन आप लूट के ला रहे हैं किसी दूसरे क्षेत्र से, उसको सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए दुर्ग भी बनना शुरू हो गया। साथ साथ में व्यापारिक मार्गों का भी प्रयोग की संभावनाएं बनती गई, जिससे क्या है, व्यापार वाणिज्य समृद्ध और सुदृढ़ हो सके। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति की समानता प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी, प्रायः वंशागुणत होती थी। सेना में ऐसा ही होता था, कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदे पे होते थे। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो राजस्व वसूली की जाती थी, या तो राजा करता था या राजा के ही सगे संबंधी करते थे, इन्हीं लोगों के बीच में होता था, और इसके सिवा दूसरे के बीच में नहीं की जाती थी। अगर कहा जाए तो ये जो पद होता था, राजस्व वसूली वाला पद जो होता था, वो वंशानुगत होता था, यानी एक वंश के बाद, मतलब मान लीजिए अगर हम हैं पद पे तो हमारे बाद हमारा बेटा ही आ सकता है। धीरे धीरे यहां पे क्या होना शुरू हो गया कि जो सेना में भी ऐसा ही होता था, कई बार राजा के निकट संबंधित जो होते थे सेना में ओहदे पद पे होते थे। और यही चीज अगर आप देखिएगा तो मध्यकालीन में अगर अलाउद्दीन खिलजी के पास चले जाइए तो उसने योग्यता के आधार पर सेना की भर्ती की, योग्यता के आधार पे। उसने कभी सामंत की, धर्म की, जाति की, संप्रदाय की बात से नहीं किया, योग्यता के आधार पर किया। एमबीटी ने भी योग्यता के आधार पर किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने। लेकिन वही उसका उल्टा अगर फिरोज शाह तुगलक में चले जाएं तो वहां के बाद जो है जाति, धर्म, वंश के आधार पर होना शुरू हो गया था। खैर, ये तो बस एग्जाम्पल था जो आपके दिमाग में मुझे समझाना था। प्रशस्तियां या फिर भूमि अनुदान, इसको थोड़ा सा समझते हैं। प्रशस्तियां में ऐसे ब्यौरा होता है जो संभवतः सत्य नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती है कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के रूप में शूरवीर, विजय योद्धा के रूप में। देखिए, जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं, यहां एक चीज आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हम जब भी इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास दो रूपों में पढ़ते हैं। एक जो हमारा इतिहास है वो साहित्यिक रूप में, और दूसरा इतिहास जो है पुरातात्विक रूप में। साहित्यिक के रूप में चाहे वो धर्म ग्रंथ हो जाए, ऋग्वेद हो जाए, यजुर्वेद हो जाए, सामवेद हो जाए, या फिर यात्रा वृत्तांत हो जाए, या जो नवरत्न में बैठे हुए लोग कवि हैं, इतिहासकार हैं, दार्शनिक हैं, उनके द्वारा उस राजा के बारे में लिखा जाता है और उस राजा के समाज, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भौगोलिक परिदृश्य के बारे में लिखा जाता, उनसे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। और दूसरा होता है पुरातात्विक। पुरातात्विक का मतलब यह होता है कि जमीन की खुदाई के दौरान जो वस्तु हमें मिलते हैं उनसे इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। फिर चाहे वो सिक्के हो, बर्तन हो, मृदभांड के हो, या फिर शिलालेख हो, स्तंभ हो, इन सब से पता चलता है कि वहां का उस समय का समाज कैसा था, है ना, राजनीति कैसा थी, अर्थव्यवस्था कैसा था, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। वही चीज यहां पे बताया जा रहा है। और कई बार इंटरव्यू जब मैं लेता हूं तो अक्सर मैं पूछता हूं, क्या इतिहास को आप साहित्यिक रूप से सही मानते हैं, यानी कि साहित्यिक इतिहास को सही मानते हैं, या फिर पुरातात्विक इतिहास को? अगर दोनों में से किसी को भी बोलोगे तो मैं पूछूंगा ही क्यों, और आपको जवाब देना होगा। उस हिसाब से अगर देखा जाए, वही बात बताया जा रहा है कि प्रशस्तियां ऐसे ब्यौरा होता था। जो प्रशस्तियां लिखी जाती थी उसमें अक्सर आप बताइए, जो हमारा प्रिय होगा, जो हमारे अंदर काम कर रहा होगा, क्या हमारी बुराई करेगा? आपको लगता भी है? कभी नहीं कर सकता, बुराई नहीं कर सकता वो हमारी हमेशा अच्छाई करता। लेकिन हमको ये पता है कि हम इतने अच्छे तो हैं नहीं, हमारे बारे में हर चीज अच्छा नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि अगर हम सब कुछ में अच्छा होंगे तो फिर हम वाहिगुरु, अल्लाह, जीसस, राम बन जाएंगे, और वो तो मैं हूं नहीं। लेकिन इससे ये तो पता चलता है ना कि सुजीत सर का व्यवहार कैसा था, सुजीत सर की सोच कैसी थी, सुजीत सर किस तरीके से अपने आप को दिखाते थे, प्रेजेंट करते थे। ये सब चीजें तो आसानी से पता चल जाती थी, और वही चलती थी प्रशस्तियां से। क्लियर? अब आपके दिमाग में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते हैं? मिसाल के लिए सूरवीर, विजय योद्धा, ये विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में क्या करते थे? मदद करते थे। आइए चलिए थोड़ा सा समझते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा बड़ा बनेगा लेकिन जबरदस्त बनेगा। जब आप देखिएगा तो लगेगा कि हां, हमने पढ़ा एनसीईआरटी, अब मजा आ रहा। नाग भट्ट की उपलब्धियां थोड़ा सा है, इसमें बस समझने की बात है, जो हम आपको गुप्त वंश के शासक के बारे में स्टार्टिंग से समझा रहे थे। कई शासक प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया, कई शासक।
कई शासक अपनी उपलब्धि का बखान किए हैं। पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्तियों के बारे में पढ़ा है, गुप्त वंश के। आइए थोड़ा सा समझ। संस्कृत में लिखी गई, ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्तियों में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार मिलता है। इन्हीं के बारे में थोड़ा सा चर्चा किया हुआ है और यह चर्चा तो आप आसानी से समझ ही जाइएगा। आइए चलिए, चलिए आते हैं यहां पे। 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य, एक बहुत बड़ा संस्कृत काव्य की रचना की गई, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास को दर्ज किया गया और इसका नाम दिया गया कलहन की राजतरंगिणी। कलहन नामक एक रचनाकार के द्वारा रचा गया। कलहन ने अपने वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेख, दस्तावेज, प्रत्यक्षदर्शियों का वर्णन, पहले से ही इतिहास समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखक ने भिन्न अक्सर ये शासकों और उनकी नियतों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह जो है असाधारण ग्रंथ था। और ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है, अगर यकीन नहीं है तो आप घटना चक्र पूर्वावलोकन में जाके देख लीजिए। कलहन की राजतरंगिणी में किसकी चर्चा की गई है? कश्मीर की चर्चा की गई है। कक्षा 7 का है, कक्षा 7 का है। और बीपीएससी में क्वेश्चन पूछता है, जाकर देख लीजिए। अदर पीसीएस में क्वेश्चन पूछता है। यकीन नहीं है तो एक बार उलट तो लीजिए मेरे कहने पे, तब आपको लगेगा नहीं सही बात है, बिना एनसीईआरटी का काम नहीं चलेगा। अगर कलहन की राजतरंगिणी को हम देखते हैं तो कलहन वहां के शासक के बारे में आलोचना भी करता है और इसीलिए यह 12वीं सदी का एक असाधारण ग्रंथ है, कलहन की राजतरंगिणी। अक्सर जो भी लिखा जाता है उसमें राजा की बड़ाई लिखी जाती है। अगर भले वो बुराई किया हो लेकिन बड़ाई, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। लेखक भिन्न भिन्न अक्सर ये शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखाता है, आलोचना करता है। जो शासक हैं और उनकी नीतियां हैं उनके बारे में आलोचना दिखाता है। ये बड़ी बात है। आज ही का जोड़ लो ना, आज का ही जोड़ के देखो ना। 21वीं सदी में अभी मोदी सरकार में कितने ऐसे हैं लेखक जो उनकी आलोचना को दिखाता है? दिखा के देखे तो फिर दिख जाएगा। बहुत कम लोग हैं और अगर आलोचना कोई करेंगे तो इसका मतलब है सही बात वही बोल रहा है, बाकी तो सब बस पीछे लगा हुआ है। इसको जोड़ सकते हैं। वही चीज कलहन की राजतरंगिणी है। बस इतना ध्यान रखिएगा, कश्मीर के बारे में चर्चा की गई है, वहां के राजा के बारे में, वहां की व्यवस्था के बारे में, वहां की नीतियों के बारे में। आइए चलिए, धन के लिए आइए, धन के लिए युद्ध। आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश के आधार पर कई क्षेत्र विशेष में जो है नियंत्रण करने का प्रयास किए हैं और नियंत्रण करने का प्रयास सीधा एक ही उद्देश्य होता है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो क्या करना है? धन को कमाना है। बस इसी उद्देश्य से, और इसके सिवा कोई इनके पीछे उद्देश्य नहीं होता कि ज्यादा से ज्यादा धन को कमाया जा सके। एक विशेष रूप में वांछनीय क्षेत्र था गंगा की घाटी, जिसमें कन्नौज नगर, गुज्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल शासकों के सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। सदियों तक। और लड़े भी क्यों ना, उपजाऊ है ये कन्नौज। वही है जो हर्षवर्धन का था। कभी हर्षवर्धन पढ़ाने का मौका मिलेगा तो दिल खोल के पढ़ाएंगे आपसे, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। क्या चीज था हर्षवर्धन। आइए अब आपको बता रहे कि गंगा घाटी में कन्नौज, अगर आपसे पूछे कन्नौज कहां तो जरा कमेंट करके बताइए मुझे, तब मुझे पता चलेगा। ये कन्नौज जो है उत्तर प्रदेश में है। ये कन्नौज वही है जहां पे सबसे अधिक इत्र बनता है। क्लियर? अब आप हमेशा ध्यान रखिएगा, यहां पे गुज्जर प्रतिहार हो गए, दूसरा राष्ट्रकूट हो गया और तीसरा पाल हो गया। ये तीनों गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, तीनों कन्नौज के लिए आपस में लड़ते रहते थे। आपस में सदियों तक लड़ाई हुई है यही कन्नौज के लिए, सदियों तक, कि किसी भी तरीके से हम गुज्जर प्रतिहार करते थे हम नियंत्रण कर ले, राष्ट्रकूट करते थे हम नियंत्रण कर ले, पाल करते थे कोई नहीं हम नियंत्रण कर ले। और इसी के बीच में, तीनों के बीच में सदियों तक युद्ध हुआ है। इस चीज को दिमाग के अंदर रखना है आपको। इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा जो है त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में किया है, जिसमें 3 पक्ष संघर्ष कर रहे थे। एक तरफ से राष्ट्रकूट, दूसरी तरफ से गुज्जर प्रतिहार और तीसरे तरीके से पाल।
तीनों मिलकर कर रहे थे, इसलिए इतिहासकारों ने इसे त्रिपक्षीय संघर्ष का रूप धारण कर लिया। अगर पूछ दिया क्वेश्चन त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन है, तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, गारंटी मैं बता सकता हूं। इसलिए थोड़ा सा जो जो चीज को अंडरलाइन कर करके बता रहे हैं उसको नोट में लिखते जाइएगा, ताकि आपका एक बेस्ट नोट बनकर तैयार हो जाए। आइए थोड़ा ऊपर चलते हैं। जैसा कि हम देखें, बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाना शुरू कर दिए शासक ने, अपनी सत्ता और संसाधन का प्रदर्शन करने का प्रयास किए। इसलिए जब एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों का भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। वो चीज के बारे में आपको हम अध्याय 5 में पढ़ाएंगे। अक्सर जो उस समय में युद्ध होता था, मध्यकालीन युद्ध काल में, तो जो भी युद्ध होता था मंदिर को टारगेट लिया जाता था। मंदिर, क्योंकि सबसे अधिक धन जो दौर होता था वो मंदिरों के अंदर होता था। चाहे वो गजनी की बात ले लीजिए मंदिर पे, और आज की बात में भी, आज भी अगर आपको लूटना है तो तिरुपति की मंदिर लूट लीजिए, लूटिए जाके, स्वर्ण मंदिर लूटिए, दौलत ही दौलत रखा पड़ा हुआ है, जाइए। मैं ये नहीं कर रहा हूं लूटने के लिए, मैं आपको बता रहा हूं। और उस टाइम में जो मंदिर होता था ना, बैंक से ज्यादा धन दौलत मंदिर के अंदर होता था। अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, दिमाग चारों तरफ से जब पढ़ रहे हैं, जब सुन रहे हैं, तो इसको फील कीजिए अंदर, प्रीलिम्स के रूप में, मेंस के रूप में, इंटरव्यू के रूप में, तीनों रूप में आप एनसीईआरटी को जीने की कोशिश कीजिए, ताकि मजा आ जाए एनसीईआरटी पढ़ने से। आइए थोड़ा आगे चलते हैं। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान आ गया। गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासक थे जो सबसे प्रसिद्ध, उन्होंने 997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों में ईरान उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम हिस्से तक किया। यह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था और उसका निशाना था संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। इसका टारगेट था साल में एक बार अटैक करना ही करना है और करके मंदिरों को लूट के लेके चले जाना, क्योंकि सारा दौलत तो मंदिर के अंदर ही होता था। आज अगर लूटना होगा तो किसको लूटोगे? बैंक को लूटोगे। किसी का घर को लूट के क्या मिलेगा तुमको? कुछ नहीं मिलेगा। कोई नहीं रखता घर में दौलत, कुछ नहीं मिलता है और रिस्क लोगे। उससे बेहतर है कि डायरेक्ट किस पे हमला करो? बैंक पे। मैं सिखा नहीं रहा हूं, कभी ऐसा मत दिमाग में लगाइएगा। मैं आपको बता रहा हूं उस टाइम का और आज के टाइम में, कि अगर आज कोई हमला करेगा गजनी की तरह, तो कहां हमला करेगा? बैंक पे मारो अटैक। एटीएम को ही काट के लेके चले जाओ, है ना? हंसी आ रही होगी आपको, क्या सुजी सर क्या बोल रहे हैं? इसके बीच में हमला करता था और आराम से यहां से मंदिर से धन लूटता था और लूट के लेके चला जाता था। इसका मेन जो टारगेट होता था हमेशा सोमनाथ का मंदिर का होता था। जो अगर मैं पूछूं सोमनाथ का मंदिर कहां, तो क्या बताइएगा? जरा कमेंट कीजिए, तब मैं जानूं आप समझ रहे हैं। महमूद को धन उठाकर ले जाता था और उसका बहुत हिस्सा जो है गजनी में वैभवशाली राजधानी का निर्माण में ये खर्च करता था। अगर मैं पूछूं गजनी कहां, जरा कमेंट कीजिएगा, कुछ कुछ कमेंट करते जाइए, तब तो लगेगा कि कंटिन्यू आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था और उससे अलबरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अलबरूनी आ गया कैरेक्टर, गजब का कैरेक्टर। अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शन है तो पूरा अलबरूनी पढ़ना है आपको, पूरा। अलबरूनी अरबी में लिखी गई उनकी कृति किताब उल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। किताबुल हक या फिर किताबुल हिंद बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, देख लीजिए, यकीन नहीं है तो। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? अलबरूनी के द्वारा लिखा गया है। अलबरूनी पहले ऐसे विद्वान थे जिन्होंने हिंदू धर्म के पुस्तक को पढ़ा, समझा, संस्कृत सीखा, लिखा। पहले ऐसे व्यक्ति थे अलबरूनी और इनकी द्वारा लिखी गई कृति क्या है? किताबुल हिंद है। अलबरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों का परामर्श किया था और तब जाके इसको तैयार किया है। ये हमारे पास बहुत बड़ा स्रोत है कि आपका 11वीं सदी का भारत कैसा था उसके बारे में अगर जानकारी लेना है तो किताबुल हिंद को पढ़िए, तभी आप इतिहास लिख सकते हैं। ऐसे संभव नहीं है कि आप भारत के इतिहास को समझ सकते हैं या फिर सीख सकते हैं, इसके बिना दूसरा कोई चारा नहीं है। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं को चाहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। जो चाहमान थे, जो दूसरे राजा थे युद्ध करने वाले, यही बाद में जो है चौहान के रूप में जाने गए। दिल्ली और अजमेर के आसपास का क्षेत्र पर शासन करते थे। कौन? चौहान। आपसे
स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा हूं, चौहान क्षेत्र बताइए। यह स्टार्टिंग में दिल्ली और अजमेर यानी कि राजस्थान वाला इलाका में क्षेत्र पर निशान करते थे। उन्होंने पश्चिमी और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा। यहां जहां से उन्हें गुजरात के चालुक्य और पश्चिम उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चाहवानों ने सबसे प्रसिद्ध शासक जो था वो पृथ्वीराज तृतीय था। दिमाग में डाल लीजिएगा, चाहवानों का जो सबसे प्रसिद्ध शासक था वो कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। उसकी इच्छाएं थी कि गुजरात तक अपना शासन को बढ़ाया जाए। दिल्ली राजस्थान तो था ही, उसका टारगेट था कि किसी भी तरीके से गुजरात तक पहुंचा जाए। लेकिन गुजरात में भी गढ़वाल इतने कमजोर नहीं थे, युद्ध तो करना ही पड़ेगा, ये चीज को ध्यान रखना है। इसी में जो टक्कर लगी उनमें सबसे प्रसिद्ध शासक जो थे पृथ्वीराज तृतीय 1168 से 92, इसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 में हरा दिया। पृथ्वीराज चौहान 1191 में हरा दिया। और जब इतिहास पढ़िएगा तो और डिटेल में बताएंगे। अगर उसी टाइम इन मोहम्मद गौरी को ये हरा देते तो आगे खेली मार ही देते, तो खेली खत्म हो जाता। लेकिन उन्होंने छोड़ दिया, यही सबसे बड़ी गलती हुई। लेकिन दूसरे साल 1192 में उसके हाथों में हार हो गई। अगले ही साल फिर से गौरी के हाथों से पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई। कोई दिक्कत? आइए आगे चलते हैं। चोल जो है थोड़ा सा नजदीक से देख लेते हैं, कौन सा इलाका है थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए ये पूरा का पूरा इलाका जो आपको दिख रहा, देखिए थोड़ा सा मैप में देख लीजिए, आप भी थोड़ा कोशिश कीजिए। ये पूरा इलाका जो है वो किनका है? चोल का है। एकदम करीब से देखिए, आपको दिख रहा होगा। क्लियर? बस यही मुझे दिखाना है और ज्यादा कुछ नहीं करना। आइए आगे। चलिए, उड़ीसा से तंजावुर तक चोल वंश की सत्ता कैसे आया? चोल तो हमने आपको दिखा दिया, लेकिन चोल की सत्ता आई कैसे? आइए एक बार इतिहास को खंगालने की कोशिश करते हैं। कावेरी डेल्टा में मुटियार नामक एक प्रसिद्ध छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। कावेरी डेल्टा वाला क्षेत्र में एक छोटे से मुखिया का सत्ता परिवार था। वे कांचीपुरम है कहां पे? तमिलनाडु। कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के महात्म थे, उसी के अंडर में थे। उरैयर के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार का विद्यालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुठियारों को हराकर उसे डेल्टा पर कब्जा जमा लिया। मुठियार को हराकर विद्यालय ने उस पर क्या कर लिया? कब्जा जमा लिया। जहां वो तंजावुर शहर या फिर कहे तो निशंभुसुदीन देवी का मंदिर बनवा दिया गया विद्यालय के द्वारा। क्वेश्चन कई बार पूछा, देख लीजिए आपके। विद्यालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाके को जीता और उसका राज अपने क्षेत्रफल शक्ति दोनों रूप से बढ़ता गया। और दक्षिण और उत्तर के पांड और पल्लव, ध्यान रखिएगा, पांड और पल्लव के इलाका, मैप देखिए, जाइए मैप देखिए, वरना नहीं समझिएगा। और बार बार हम मैप तो दिखाएंगे नहीं आपको, आप अपने आंखों के सामने जरूर रखिए मैप को। पल्लव के इलाके में इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, राज प्रथम, ध्यान रखिएगा, राज प्रथम जो है वो सबसे शक्तिशाली चोल शासक हुए। 985 ईस्वी में राजा बना और उसी ने इसमें ज्यादातर क्षेत्रों में अपने नियंत्रण का क्या किया? विस्तार किया। और इसके साम्राज्य में प्रशासन को भी पुनर्गठन किया गया। राज के जो पुत्र थे, चोल शासक जो राज थे, उनके जो पुत्र थे, थोड़ा सा रुक जाइए, हां अब आएगा। हां अब ध्यान से समझिएगा। राज के जो पुत्र थे, राजेंद्र प्रथम। कई बार यहां से आपको समस्या होता। एक बात आपको बताएं, चोल, चालुक्य, पांड, राष्ट्रकूट, गुज्जर प्रतिहार लोगों की वीजा में जाता ही नहीं है। कितना भी टीचर से पढ़ ले, कितना भी बुक से पढ़ ले, इसके अंदर घुसता ही नहीं है। लेकिन यकीन मानिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अभी तो हल्का फल्का दिखा रहे हैं, इसका अलग अलग चैप्टर पढ़ाएंगे आपको।
बस एक बार आपको थोड़ा सा समझा रहे हैं कि देखिए ये है, उसके बाद तो आप तुरंत आगे चल जाइएगा, आगे वाला जो सेशन आएगा उसमें। इसकी नीतियां जारी रखा और इसने गंगा घाटी, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया देशों पे हमला किया और इसके अभियान के लिए इसे एक जल सेना भी बनाई। कौन? राजेंद्र प्रथम, राज का पुत्र। इसने क्या किया? हर जगह पे हमला किया, चाहे गंगा की घाटी वाला क्षेत्र हो, श्रीलंका वाला क्षेत्र हो या दक्षिण पूर्व एशिया वाला क्षेत्र हो, इस पे हमला किया और अभियान को सक्सेसफुल बनाया। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला वाला सेशन है, इसको समझिए। राज और राजेंद्र प्रथम के द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगई कोट चोलपुरम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बताते हैं इसको, ये सब शब्द बोलने से मुंह ही घूमने लगता। दक्षिण वाला राज और राजेंद्र प्रथम के द्वारा बनाए गए, राज भी उसमें थे जो उनके पिताजी थे और राजेंद्र प्रथम जो कि उनके सुपुत्र हुए आगे चल के। इन दोनों ने तंजावुर और गंगई कोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर के स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार है जो हमेशा पूछा जाता है। अब आपके दिमाग में तुरंत क्लियर हो गया होगा। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास में विकसित होने वाले बस्तियों के केंद्र बन गए। चोल के मंदिर ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासक और अन्य लोगों के द्वारा की गई भूमि से संपन्न हो गए थे और इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते थे और उनके लिए काम करते थे। पुरोहित मालाबार अब धीरे धीरे उन सारे विशेषज्ञ जो है मंदिर के पास में रहते थे तो वो निर्वहन करते थे। थोड़ा सा मंदिर आप देख लीजिए, यही है मंदिर, देख रहे हैं ना? थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि शायद आपको दिख सके। हाँ, अब आपको दिखेगा। ये जो मंदिर बना हुआ है इसका नाम है गंगी कोंड चोलपुरम का ये मंदिर है। आइए थोड़ा सा समझते, जब मंदिर हम बता ही दिए आपको तो थोड़ा सा मूर्ति की भी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि बिना मूर्ति का तो काम बनने वाला है नहीं आपका। आइए, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना का स्थान नहीं था, वे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन का केंद्र भी था। मंदिर आज भी सिर्फ पूजा का क्षेत्र नहीं है, आज की भी बात कर रहा हूं। मंदिर जो है यहां पे अगर देखा जाए तो आर्थिक रूप से भी संपन्न है। मंदिर से कुछ पैसा आता है जिससे क्या है, लोगों का भरण पोषण भी होता है। सामाजिक दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। आज भी आस्थाएं जो हैं लोगों का समाज में वो मंदिर के ऊपर है, धर्म पे ऊपर है, ग्रंथ पे ऊपर है। सांस्कृतिक जीवन भी हमारा क्या है, मंदिर के ऊपर चलता है। मंदिर के साथ जुड़े शिल्प में सबसे विशिष्ट जो था वो थी कांस्य की प्रतिमाएं। कांसे की प्रतिमाएं जो सबसे विस्तृत थी, बनाने का काम होता था। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाएं गिनी जाती है। अगर आपसे पूछेगा उस समय में चोल की जो कांस्य प्रतिमाएं, कांसे की जो प्रतिमा थी उस समय का जो बात थी वो पूरी दुनिया का सबसे बेहतरीन नमूना था कांसे की मूर्ति में। इसका कोई जोड़ा ही नहीं था चोल का। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। ज्यादातर प्रतिमा तो देवी देवताओं की होती थी और वो जो प्रतिमा बनती थी ज्यादातर देवी देवताओं का ही होता था और दूसरे का नहीं होता था, भगवान का ही हुआ करता था। लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई जाती थी। कुछ प्रतिमाएं जो है वो भक्तों की, वैसे भक्त जो भगवान के लिए जान तक देने के लिए तैयार हो, दिन रात भगवान की सेवा करते थे, उन भक्तों की भी बनाई गई थी। क्लियर है? कृषि और सिंचाई। चोल की कई उपलब्धियां कृषि के नए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। मानचित्र 2 को देखना है। गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी से मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है और ये शाखाएं बार बार पानी को उछलती है जिससे कि किनारों में उपज वाली मिट्टी जो है वो जमा हो जाती है। जैसे हम कहते हैं ना, अगर हम आपको समझाएं, दोआब वाला क्षेत्र, गंगा और यमुना वाला क्षेत्र सबसे ज्यादा उपजाऊ आज भी। कोई छोड़ना चाहता है? आप सोचिए तो कोई भी छोड़ना नहीं चाहता है। क्लियर है?
ये दोआब का क्षेत्र क्योंकि उपजाऊ होता था, यहां भी वही बातें होती थी। किनारे की जो मिट्टी होती थी यहां जमा होती थी, शाखाओं से पानी, विशेषतः चावल की खेती जो है आदमोह में होती है। यहां चावल की खेती अधिक मायने में होती थी। खेती की बात की जा रही है चोल में। धीरे धीरे तमिलनाडु के दूसरे हिस्से में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी। तमिलनाडु के दूसरे हिस्से में ऑलरेडी कृषि पहले से विकसित हो चुकी थी। 5वीं 6वीं सदी के आते आते इलाके बड़े पैमाने पे खेती शुरू हुई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था, कुछ इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। डेल्टा वाले क्षेत्र में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए गए, बांध बनाए गए और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण करवाया गया। और कई क्षेत्रों में साल में 2 फसलें उगाई जाने लगी क्योंकि कृषि को समृद्ध बना था। अगर कृषि को समृद्ध बनाता तो धीरे धीरे क्षेत्रों को क्या करना है, विस्तार करना है। अगर अनुपजाऊ भूमि है उसको उपजाऊ बनाया गया, जो रेतीली भूमि है, पथरीली भूमि है, उसको समतल बनाया गया। वैसे जगह जहां बार बार बाढ़ आ जाते थे वहां पे बांध बना के उस बाढ़ को रोका गया। वैसी जगह जहां पे पानी नहीं पहुंचती थी उसके लिए नहर का निर्माण करवाया गया और पानी वहां तक पहुंचाया गया। तो आप बताइए कृषि का विकास होगा या नहीं होगा? यही तो है कृषि का विकास का मापदंड, रोड मैप आपके सामने है। क्या अगर ऐसे करके कोई मेंस लिखे तो कमाल का नंबर मिले, लेकिन हम तो कहानी लिखने वाले हैं साहब। चाहे कुछ भी कर लो सुजीत सर, आप कितना भी समझा दो, पढ़ा दो, सिखा दो, हम तो वही करेंगे जो बचपन से करते आ रहे हैं। हम बदलने के लिए तैयार नहीं है। रिजल्ट चाहिए हमारा, बस बदलना नहीं है। आइए थोड़ा समझते हैं आगे। हाँ, आइए, कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना था। कई ऐसे जगह था जहां पे फसलों की जो सिंचाई है वो कृत्रिम रूप से करना था। कृत्रिम रूप से करने का मतलब कई जगह ऐसा होता सिंचाई जो हम डिपेंडेंट होते हैं मॉनसून पे, नेचुरल होता है। और कई जगह जो होता मानव के द्वारा, जहां पे पानी को ला के सिंचाई करना था। ऐसे भी करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई गई। कुछ इलाकों में धीरे धीरे क्या किया गया, सिंचाई के लिए कुआं खोदा गया। कुछ अन्य जगहों पे बारिश के पानी को इकट्ठा करके तालाब बना लिया गया, नहर बना लिया गया। कुछ जगह जो है सरोवर बना लिया गया, तालाब जिसको कहते हैं। स्मरण रहे सिंचाई के काम की योजना की जरूरत होती थी। और जैसे श्रम और संसाधन सिंचाई के लिए, जब आप सरोवर बना रहे हैं तो वहां क्या चाहिए, श्रम की जरूरत है, लोगों की जरूरत है। तो ये सब चीजें मिलना शुरू हो गई। इन कामों की देखरेख करना तय करना था। पानी का बंटवारा कैसे किया जाए, ज्यादातर नए शासक साथ साथ में गांव में रहने वाले लोग इन गतिविधियों से सक्रिय दिलचस्पी दिखाई कि पानी का बंटवारा आखिर कैसे किया जाए। क्योंकि अगर सिंचाई कर रहे हैं तो आपको पानी का तो बंटवारा करना ही पड़ेगा। कुआं खोद रहे हैं उसमें भी तब कृत्रिम रूप से, तो बंटवारा तो होगा ही होगा कि किस तरीके से इसको बांटा जाए। साम्राज्य का प्रशासन कैसा था, ये तो कृषि हमने देखा। अब इसी बीच हम देखते हैं कि वहां का प्रशासन कैसा था, क्योंकि प्रशासन भी जानना बेहद जरूरी है। प्रशासन किस प्रकार संगठित था। किसानों की बस्तियां जो क्या कहलाती थी, उड़ कहलाती थी। 100 बार क्वेश्चन पूछा, 100 बार। उड़ किसे कहते हैं, किसानों की बस्तियों को, जो उड़ कहलाती थी, जहां पे किसानों की बस्तियां होती थी उसको उड़ कहते थे। पूछा हुआ क्वेश्चन है, जाकर देख लीजिए। यकीन नहीं है तो यकीन नहीं है, बीपीएससी यूपीपीएससी पर पूछा हुआ क्वेश्चन है 7th क्लास से। आप पढ़ते रहिए मोटी मोटी ग्रंथ, एडवांस बुक। आप जीवन में एडवांस नहीं हो सकेंगे। एडवांस बुक पढ़ लेंगे, एडवांस नहीं हो सकते, रिजल्ट नहीं आ सकता। आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। 100 बार बोल चुका हूं, अंतिम समय तक 12वीं तक जब तक पढ़ाऊंगा बोलता रहूंगा। आप मानिए या ना मानिए, अंत में तो मानना ही पड़ेगा। सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी और इस तरह गांव के समूह को नाडु बोला जाता था। नाडु, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। एक जो है किसान की जो बस्तियां होती थी वहां पे उसको क्या कहा जाता था, उड़। और गांव की जो समूह होता था, ध्यान रखिएगा, उसको कहा जाता था नाडु। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासनिक कार्य भी करते थे। ग्राम परिषद और नाडु समुदाय के लोग, ये लोग जो है न्याय करने और कर वसूलने का काम करते थे। बेल्लाल जाति के धनी किसान को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में
नाडू के कामकाज में अच्छी खासा नियंत्रण हासिल था कि नाडू किस तरीके से काम करे। नाडू मतलब जो गांव का समूह होता था उसकी देखरेख करते थे, जो समृद्ध होते थे। ध्यान रखिएगा, बेल्लाल जाति के जो समृद्ध होते थे, उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुंबेत बेलम यानी कि 3 राजाओं को अपनी सेवा जो है वो क्या करना पड़ता था, प्रदान करने वाला बेलन किसान उरियार प्रधान जैसी उपाधि दी गई और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद को दिया गया। यहां एक लाइन आपको समझाना मुझे, धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में, जो धनी भूस्वामी होते थे, चोल राजा सम्मान के रूप में मुंबेद वेलम, मुंबेद वेलन का मतलब होता है कि 3 राजाओं की अपनी सेवा प्रदान करने वाले बेलन या फिर किसान होते थे। तीनों राजाओं को सेवा प्रदान करते थे। उरियार जो प्रधान होता था जैसी उपाधि जो है इनको दी जाती थी, केंद्र के रूप में सौंपी जाती थी। कितनी इंटरेस्टिंग है, पता भी चल रहा, समझ जा रहा। देखिए, इसी को कहते हैं एनसीईआरटी। आइए थोड़ा समझते हैं और। हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पे, एक सेकेंड, सॉरी सर, हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या फिर ब्रह्मदेय प्राप्त हुआ। ब्राह्मणों को समय समय पे भूमि का अनुदान दिया गया या फिर ब्रह्मदेय, इसी को कहते हैं, भूमि अनुदान को ही ब्रह्मदेय कहा जाता है। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्से में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां बस गई। कावेरी वाला क्षेत्र में और दक्षिण भारत में ढेरों सारे ब्राह्मण बटना शुरू हो गए, क्योंकि आज भी ब्राह्मण क्या है, आपको हमेशा देखते होंगे कि उनको क्या किया जाता है, दिया जाता है। जो भी देने का, जिनको भी दिल इच्छा करे उनको दिया जाता है। भूमि अनुदान देने लगे, धीरे धीरे कई ब्राह्मण वहां जाके बसना शुरू कर दिए। प्रत्येक ब्रह्मदेव की देखरेख के लिए प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामी को एक सभा के द्वारा रखा जाता था। ये सभाएं बहुत कुशलता पूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेख में प्रायः मंदिरों के पत्थर की दीवारों पर ब्यौरा दर्ज किए जाते थे और नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारी के संघ को अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य को संपादित करते थे। अब इनका काम क्या होता था ब्राह्मणों का, कि मंदिर के अंदर रहना है और वहीं पे बैठ के ब्यौरा दर्ज करना, वहां से लिखते जाना, मंदिरों पे ही, पत्थरों पे ही। और इसी में एक नगरम शब्द आता है। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारी जो है संघ में अक्सर शहरों के प्रशासनिक कार्य में जो है संपादित करते थे। शहर के जो प्रशासन का काम होता था वो जो करते थे, वो कौन करते थे, नगरम, जो व्यापारियों के संघ होते थे जिनका होता था। आइए, तमिलनाडु के चिंगलपट जिले के उत्तर मेरू से प्राप्त अभिलेख में, चिंगलपट जगह है तमिलनाडु में, ध्यान रखिएगा, चिंगलपट जिले में उत्तर मेरू से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था, सिंचाई का कामकाज कैसा था, बाग बगीचे कैसे थे, मंदिर इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। और सभा में जितनी भी समितियां होती थी सब अलग अलग काम करते थे, सबको अपना अपना काम का देखरेख करना होता था। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम से तालपत्र के छोटे टिकटों पे लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन रख दिए जाते थे। किसी छोटे लड़के के द्वारा हर समिति में एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। और ये चीज आज भी होता है। आपका गांव देखे ना, वहां बंटवारा जब होता है 2 भाइयों के बीच में, तो उसमें लिख दिया जाता है, एक काम करो, नहर वाला खेत, जिनको वो मिलेगा वो नहर वाला खेत। एक को लिख दिया जाता होता कि यहाँ पे जो चौराहा है वहां वाला खेत, और उसको क्या किया जाता, बांध दिया जाता, एक छोटे से बच्चे को बुलाया जाता, और बच्चा जो उठा लिया आपको मानना होगा, उसको मानना होगा, वही होगा आपका। यहां भी सेम आज भी चल रहा है। सोचो क्या मजेदार बात है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लोगों को क्या किया जाता था, इस सभा में विभिन्न समितियां होती थी जो देखरेख करती थी, इसी के अकॉर्डिंग उनको टॉस करवाया जाता था। आज भी आप क्रिकेट देखते हैं, टॉस किया जाता, एक बीच में बैठा होता है एम्पायर, उसको कोई पता नहीं है, वो सिर्फ सिक्के को उछलाता है, एक नीचे से हेड दूसरा टेल बोलता है, जिसका आता है उसको मिलता है, वो जो चॉइस ले सके। वैसे ही आज भी है, बंटवारा में ये चीज देखने के लिए आपको मिल जाएगा। आइए चलिए, अब कुछ क्वेश्चन जो आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप लिख के मुझे टेलीग्राम पे सेंड कर दीजिएगा। मेरा टेलीग्राम का नाम जो है इनक्रेडिबल IAS एकेडमी।
आप उसमें जाइए, वहां पे जुड़िए। राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने, ये क्वेश्चन आपको बताना। चलिए इसको लिख के दिखाइए, राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने। हमको सिर्फ 50 शब्दों में चाहिए मात्र। शुरुआत तो कर दीजिए, स्टार्टिंग तो कीजिए। नए राजवंशों की स्वीकृति हासिल करने के क्या किया, इसको भी 50 शब्दों में। तमिल क्षेत्र में किस तरीके से सिंचाई व्यवस्था थी, इसको 100 शब्दों में लिखिएगा, बड़ी गहराई से आपको बताएं। नेक्स्ट है चोल मंदिर में कौन कौन सी गतिविधियां जुड़ी हुई थी, इसको बताइए 100 शब्दों में। बस आज का क्वेश्चन यहीं तक। और यहां एक टर्म है सामंत। राजा सैनिक के बदले जो भूखंड भूमि का देता था उन्हें ही सामंत कहा जाता था। मंदिर आप जानते हैं, नाडु आप जानते हैं, गांव के समूह को नाडु कहा जाता है ना। किसानों के जो क्षेत्र होते थे उसे उड़ कहा जाता था, अभी आपको समझाएं। सभा, जो सभा लगती थी। तो दोस्तों आज का जो चैप्टर नंबर 2 था क्लास 7 का एनसीईआरटी हिस्ट्री, मैंने कोशिश किया कि बेहतरीन तरीके से दूं। आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कीजिएगा, मुझे इंतजार रहेगा आपका कमेंट्स का। कैसा लगा ये सेशन, आगे रखा जाए या ना रखा जाए, जरूर बताइएगा। थैंक यू, नमस्कार।